कहा गया कि हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखना है और जो टारगेट्स दिए गए थे उनको केरल, तमिलनाडु उन्होंने काबू में किया। तो उनको इंसेंटिवाइज करने की बजाय जो पेनलाइज की जो तस्वीर उभारी जा रही है, क्या ये उनका कंसर्न जायज है? जो कि अगर पॉपुलेशन के आधार पर सीटें तय होती तो जायज नजर आता है, और अगर ये नाजायज है तो जायज बनाया कैसे जाए? देखिए, संगीत रागी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे मामले को एक्सप्लेन किया है कि डेमोक्रेटिक कंसर्न और फेडरल कंसर्न दोनों का एक संतुलन बहुत जरूरी है भारत में। और भारत में जिस तरह से संस्कृतियाँ, जिस तरह से राष्ट्रीयताएं, सब उपराष्ट्रीयताएं के लिए, राष्ट्रीयता तो भारतीय है लेकिन उपराष्ट्रीयताएं, रीजनल प्राइड कह सकते हैं, क्षेत्रीय पहचान, ये सब विविधता में एकता वाला देश है ना ये। तो इसलिए ये एक हमारी एक खूबसूरती भी है, हमारे सामने चुनौती भी रही है इसको बनाए रखना, और इसके रहते हुए देश को एकजुट बनाए रखना भी रहे। क्योंकि कई बार क्षेत्रीयता को लेकर के क्षेत्रीयता इतने आगे तक चली जाती है कि वो फिर अलगाववाद की तरफ बढ़ने लगती है। उदाहरण उसका सबसे बड़ा कश्मीर है कि वहाँ जिस तरह अलगाववादी ताकतें एकदम क्षेत्रीयता के नाम पर बढ़ जाती हैं, तो उससे भी बचना है। तो ये एक ऐसा अंतर्द्वंद है जिसका हल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को करना है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है क्योंकि वो सत्ता में भी है और सबसे बड़ा दल है आज की तारीख में, और उसके पास सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। और मुझे याद है ये मुद्दा पहले भी उठा था, 1-1.5 साल पहले, शायद नई संसद का उद्घाटन था, तब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस बात को कि हम जो है जब जो परिसीमन होगा उसमें दक्षिण राज्यों के साथ कोई अन्याय न हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अभी अमित शाह जी ने भी कहा, गृहमंत्री जी ने भी कहा है, तो ये भरोसा तो रखना चाहिए। लेकिन जो अभी विजय जी ने कहा, तमिलनाडु में चूंकि जब चुनाव आते हैं राज्यों में तो ये मुद्दे वहाँ के क्षेत्रीय दल उठाते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, जैसे आप याद कीजिए कर्नाटक का चुनाव था तो नंदिनी वाला मुद्दा कितना उठा था। बिल्कुल, नंदिनी डेयरी वाला मुद्दा, अमूल और वर्सेस नंदिनी, और पूरा वो इशू बन गया था, और उसमें कन्नड़ भाषा का भी इशू आ गया था, कन्नड़, तो वो हुआ। अब ये तमिलनाडु में चुनाव अप्रैल 26 में है, तो ये एक मुद्दा बन रहा है। बंगाल में जब चुनाव थे 2021 में, फिर आ रहे हैं बंगाल में चुनाव, तो वहाँ भी बंगाली क्षेत्रीयता का मुद्दा उठेगा। और बताऊँ आपको, बहुत पीछे भी है, मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो भी गुजराती अस्मिता की बात करते थे अपने भाषणों में। तो ये क्षेत्रीय जो बड़े नेता होते हैं वो अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक चिंता का विषय है और चुनौती है। मुझे लगता है पहले जनगणना शुरू हो, अभी तो जनगणना नहीं शुरू हुई है, उसमें भी एक पेच है, जाति जनगणना शामिल होगी कि नहीं होगी, वो एक मुद्दा है। फिर ये जरूर है कि दक्षिण के राज्यों को, और दक्षिण के ही नहीं, जैसे उत्तराखंड का नाम लिया, अभी हिमाचल, जिन राज्यों ने जनसंख्या का नियंत्रण किया है उनको इंसेंटिवाइज तो करना ही चाहिए। और ऐसा एक, और पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं, सिर्फ वही नहीं, पूर्वोत्तर के राज्य जहां जनसंख्या नियंत्रित है वहां कम से कम उनका प्रतिशत तो कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट थी तो फाइनेंस कमीशन होता क्या है कि पैसे के बंटवारों के नीतियां तय करता है, वो पैसा बांटता नहीं है, तय करता है किस आधार पर पैसे का। उसमें एक ये भी था पॉपुलेशन का। तो उनका कहना था कि भाई बिहार को आप ज्यादा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आप ज्यादा दे रहे हैं, तो हमने अपराध किया ना कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया। ये मैं 11th फाइनेंस कमीशन, 12th फाइनेंस कमीशन, इन सबकी मैं बात कर रहा हूं। जीएसटी और जीडीपी में शेयर दक्षिण के राज्यों का सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, ये भी आप देखिए। लेकिन उसमें जीएसटी में एक दिक्कत और है सर, वो कंजम्पशन बेस्ड है। जहां ज्यादा कंजम्पशन होगी शेयर ज्यादा वहां शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। जीडीपी का शेयर तो सबसे ज्यादा है। चौगांवकर साहब, एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं, चूंकि अब बीजेपी की प्रेजेंस तमिलनाडु में भी है और अब 26 में चुनाव है, तो क्या बीजेपी को 26 में काउंटर करने के लिए लिंग्विस्टिक और डिलिमिटेशन, ये दोनों मुद्दे अभी फोरग्राउंड में आ गए हैं, जो कि 29 के चुनाव के दौरान या 31 तक चर्चा जिसकी होनी चाहिए थी उसकी चर्चा 25 में हो रही है। क्या इसके पीछे तमिलनाडु का चुनाव है, बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने के लिए सब है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2026 का तमिलनाडु का चुनाव कोई बहुत ज्यादा महत्व का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के डीएमके के लिए महत्वपूर्ण है। डीएमके के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार बना चुकी है। बाकी अगर आप किसी भी राज्य में देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद की स्थिति में बनाने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश 2029 का लोकसभा चुनाव फोकस में होगा। और अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण से 132 लोकसभा सीटें अगर आती है, दक्षिण के आप राज्यों को मिला लेंगे तो ठीक है। जिस तरीके से डीएमके को कंसर्न हो रहा है कि भाई दक्षिण की सीटें कम हो जाएगी, आप उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ा दोगे, आप मध्य प्रदेश राजस्थान की सीटें बढ़ा दोगे,
तो इस संदर्भ में जो गृह मंत्री का बयान आया अमित शाह जी का कि समानुपातिक स्थिति में हम सीटों का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर तमिलनाडु और पांडिचेरी की 40 सीटें लोकसभा की आती है और उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है, अगर परिसीमन होता है और उत्तर प्रदेश की अगर 12 सीटें बढ़ती है तो तमिलनाडु की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो वो रास्ता जरूर निकालेंगे केंद्र सरकार। ऐसा नहीं होगा कि भाई जहां जनसंख्या कंट्रोल हो गई है, जहां जनसंख्या कम है वहां की सीटें कम होगी और जहां जनसंख्या बढ़ गई वहां के बढ़ के उत्तर भारत की सीटें बढ़ा दी जाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जो दक्षिण के राज्यों का रीजनल पार्टी था कहना है। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि यह कैसे करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर जब परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, जम्मू कश्मीर में किया ही केंद्र सरकार ने एक आयोग को बिठाया था, उसने कहा वहां पर भी इस बात का आरोप लगा कि भाई जिस तरीके से परिसीमन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, स्टेट की सीटें बढ़ा लो या घटा लो, दिक्कत तो फेडरल की है। फेडरल की है, लेकिन मुझे लग रहा है बिल्कुल